जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। 21 जून साल 2017 को इंग्लैंड के प्राचीन पत्थरों वाले स्टोनहेंज में सूरज उगने के साथ ही हजारों लोगों ने अपने योगा मैट बिछा दिए। यह दिन था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। यह दिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों का एक नतीजा था, जिन्होंने साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र को इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करने के लिए मना लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, योग का प्रभाव मुगलों के साम्राज्य में भी जोरों पर था। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। एक साउथ एशियन स्टडी के अनुसार जब भारत में मुगल साम्राज्य का उदय हुआ तब योग की दो प्रमुख परंपराएं थीं, प्राचीन योग और तांत्रिक योग। उस दौर में यह दोनों एक नया रूप लेने लगी थी। इन्हीं परंपराओं से आगे चलकर दशनामी सन्यासी, नाथ संप्रदाय और रामानंदी परंपरा जैसे योग समुदाय बने। लेकिन इस स्टडी में हमने जाना कि मुगल बादशाहों को भी योग में गहरी दिलचस्पी थी। ये योग की ताकतों से बहुत प्रभावित थे, चाहे वो आत्मज्ञान पाना हो या ऐसी सिद्धियां जिनसे देवताओं पर नियंत्रण पाया जा सके। बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने संस्कृत में लिखे योग ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। उन्होंने अपने दरबार में योगियों से मुलाकातें की और उनके अभ्यासों को तस्वीरों और लेखों के जरिए दर्ज भी करवाया। इन मुगल शासकों ने यह तक कोशिश की कि वो खुद भी योग की विधियों को सीख सकें और इसके अलौकिक लाभ पा सकें, जैसे कोई साधु करता है। आज इन मुगल काल की पेंटिंग्स और दस्तावेज हमारे लिए सिर्फ कला नहीं, बल्कि इतिहास को सजोने के लिए और समझने के माध्यम हैं। ये हमें बताते हैं कि योग कैसे समय के साथ बदला और कैसे योगियों ने अपनी आस्था को बचाए रखते हुए समाज, राजनीति और धर्म के बदलते दौर में खुद को ढाला। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो खुद रोज योग करते हैं, इसे भारत की पुरानी संस्कृति और विरासत का अहम हिस्सा मानते हैं। उन्होंने लखनऊ में एक बड़ी भीड़ से कहा, जो देश हमारी भाषा, रीति रिवाज और संस्कृति को नहीं जानते, वो देश भी आज योग के जरिए भारत से जुड़ रहे हैं। योग का प्रभाव आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। यह बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि योग भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक निर्यातों में से एक बन गया है। योग सिर्फ भारत में नहीं, तमाम देशों तक पहुंच गया है। लेकिन यह कैसे हुआ? कैसे एक भारतीय परंपरा ने पूरी दुनिया को अपने आगोशों में ले लिया? इस पर नजर डालते हैं। 20वीं सदी की बात है। जब इस सदी की शुरुआत हो रही थी तो स्वामी विवेकानंद जैसे दूरदर्शी गुरुओं ने योग के ज्ञान को पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाया। उन्होंने दिखाया कि योग केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रणाली है जो हर मनुष्य के लिए उपयोगी है। धीरे धीरे योग स्टूडियोज खुलने लगे, किताबें लिखी गईं और लाखों लोग इस अभ्यास की ओर आकर्षित हुए, जिसने उन्हें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आत्मिक संतुष्टि का अनुभव कराया। मान्यता यह है कि शुरुआत में योग एक आध्यात्मिक अभ्यास था, लेकिन धीरे धीरे यह हिंदू सन्यासियों यानी साधुओं की जीवन शैली का हिस्सा बन गया। ये साधु तप, त्याग और ध्यान के जरिए योग को साधते थे। हालांकि इस वैश्विक यात्रा में योग ने अपने कई रंग बदल लिए हैं। मुंबई के दक्षिण पूर्व में स्थित लोनावाला योग संस्थान के निदेशक डॉक्टर मनमत घरोटे एक सवाल पूछते हैं जो आज भी प्रासंगिक है, लेकिन कितने लोग वास्तव में जानते हैं कि योग है क्या? वह आश्चर्यचकित इस बात से भी हो जाते हैं जब वो बियर योग, न्यूड योग या डॉग योग जैसे नए रूपों के बारे में सुनते हैं। उन्हें लगता है कि क्यों हम परंपरा को खराब करने की एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए और प्राचीन परंपरा के लिए योग का प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तित्व का एकीकरण है, एक ऐसा लक्ष्य जो शायद इन आधुनिक विविधताओं में कहीं खो जाता है। आज जब लाखों लोग अपनी मैट बिछाते हैं, चाहे वे न्यूयॉर्क के गगनचुंबी इमारतें हों या फिर कर्नाटका का मैसूर पैलेस ग्राउंड, वे केवल आसन नहीं कर रहे होते, वे एक सदियों पुरानी परंपरा से जुड़ रहे होते हैं, एक ऐसे दर्शन से जुड़ रहे होते हैं जो उन्हें भीतर झांकने, संतुलन खोजने और जीवन के हर पहलू में समत्व का अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है। योग ने दुनिया को जीत लिया है और इस प्रक्रिया में इसने हमें सिखाया है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर ही निहित है, उस स्थान पर जहां मन, शरीर और आत्मा का
पवित्र मिलन होता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे दैनिक जागरण एक्सप्लेनर। मेरा नाम है सुरभि लवानिया।